सो हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी हैं क्लास 12th में और 2025 में देने जा रहे हैं फिजिक्स का पेपर, ठीक है। और बच्चों आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। अगर आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा या आपने थोड़ा बड़ा भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि विद्यार्थियों आज की इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण थ्योरी वाले प्रश्न, ठीक है। पूरी किताब के देखेंगे विद्यार्थियों, एक एक चुन चुन कर आप लोगों के लिए हम प्रश्न लेके आए हैं। और इतने ज्यादा महत्वपूर्ण थ्योरी वाले प्रश्न हैं विद्यार्थियों कि ये हर साल बोर्ड परीक्षा में आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी वीडियो होने वाली है विद्यार्थियों, जो कुछ थोड़ा सा मैराथन होने वाली है, ठीक है। थोड़ी सी लंबी वीडियो होने वाली है तो कोई दिक्कत नहीं भाई। मैराथन का मतलब यही होता है कि आप लोगों की तैयारी 100% करवाए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एकदम जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी वाले प्रश्न हैं उनको मैं आप लोगों को पूरी बताने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो और आप एनसीईआरटी वाले भैया का नाम रोशन करें और 70 में से 70 नंबर ला सके, ठीक है। तो विद्यार्थियों वो भी मैं आपको बताऊंगा, मतलब जितने भी थ्योरी वाले प्रश्न हैं वो एक वीडियो पे कराने वाला हूं, ठीक है। एक ही वीडियो पे कराने वाला हूं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिए। और भाई अभी तो देखिए होता है क्या, क्योंकि आप लोगों के जो प्रश्न एग्जाम हैं वो काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, ठीक है। तो सभी एकदम स्टूडेंट्स एकदम भड़बड़ा रहे हैं कि अरे भैया किधर जाए। तो कहीं जाने की विद्यार्थियों जरूरत नहीं है। आप लोग फिजिक्स में अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इन जो थ्योरी वाले प्रश्न इनको जरूर से जरूर विद्यार्थियों तैयार कर लेना। और ये वीडियो हमारी 160 है, ठीक है। 160 वीडियो, 160 का मतलब ये होता है कि सारे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको कवर करवा सकूं, ठीक है। तो ये 160 वीडियो होने वाली है। और विद्यार्थियों जो आपका लक्ष्य है, टारगेट है, उद्देश्य है, जिसके लिए आप जो इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं 70 में से 70 नंबर लाने की, तो विद्यार्थियों ये भी एकदम सच होगा, ठीक है। ये भी एकदम सच होगा। और ये 70 में से 70 नंबर लाने में, दिलाने में आपकी काफी ज्यादा मदद करेगी ये हमारी आज की इस वीडियो, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना विद्यार्थियों, वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो के लास्ट तक आप लोगों को बने रहना है। क्योंकि भाई कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हाथों से छूट ना जाए भाई, ठीक है। तो आई होप आप लोग मेरी बातों को एकदम समझ रहे होंगे और मेरी बातों को एकदम गौर कर रहे होंगे। भाई देखो मैं आपको दिखाता हूं कौन सा है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये आ गया, ठीक है। भाई काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और मैं आपको ये बता दूं भाई, जो आप लोग कमेंट करते रहते हैं सर इसकी पीडीएफ दीजिए, सर इसकी पीडीएफ दीजिए, तो मैं भाई पिछले जितने भी वीडियो सबकी पीडीएफ मैं दे चुका हूं। लेकिन मैं बच्चों मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूं कि मैं आज की इस वीडियो की पीडीएफ नहीं दूंगा। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं भाई, आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच नहीं करते हैं, देखते नहीं और जाते हैं टेलीग्राम जाते हैं और आप जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर देते हैं, बस हो गया, वो पीडीएफ पड़ी रहती है। ना तो उसको लिखते हैं ना तो उसको पढ़ते हैं, बस यही सोचते हैं कि इसको पढ़ लेंगे। अरे भैया कब पढ़ोगे यार, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, ठीक है। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, क्योंकि समय भाई काफी ज्यादा नजदीक है और काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है, ठीक है। भाई मुझे तो सपनों पे, यानी कि जब मेरा 12th का एग्जाम चल रहा था तो मुझे सपनों में भाई आता था कि मेरा पेपर, अरे तुरंत नींद खुल जाती थी। तो बस आप लोगों को वही करना है, तुरंत अपनी नींदों को खोलना है, नींद चैन को एकदम त्याग देना है और अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है। तो जो हमारा पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, 3 साल लगातार आया है, 2019 में, 2018 में और 2011 में, ठीक है। भाई प्रश्न जो है काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रश्न कह रहा है आवेश क्या है, ठीक है। आवेश क्या है इसको परिभाषित करें, ठीक है विद्यार्थियों। आवेश क्या है इसको परिभाषित करें। भाई 3 सालों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 3 साल क्वेश्चन ये पूछा गया है। और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे और इस क्वेश्चन को नोट जरूर कर लें अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट की फेयर पर, ठीक है। तो भाई देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आवेश क्या है परिभाषित करें। तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है। आप लोगों को ऐसे ही लिखना है, किसमें, बोर्ड एग्जाम में, अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे ऐसे सेम लिखना है, ठीक है। सेम प्रश्न आएगा भाई, ये सेम प्रश्न ऐसे ही आएंगे। बहुत सारे प्रश्नों को हम आज की वीडियो पे देखने वाले हैं, ठीक है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा वह विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है तथा अनुभव भी करता है। तो ठीक है, तो क्या है आवेश? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके द्वारा वह विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है तथा अनुभव करता है। इसको क्या कहते हैं? आवेश। और विद्यार्थियों जो आवेश का मात्रक होता है, ठीक है, आवेश का मात्रक, ये चीज अगर आप लोग लिख देंगे ना तो एग्जामिनर भाई पगला के नंबर आप लोगों को देगा, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर सोचेगा यार बच्चे ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी की है, इसको मात्रक भी भाई पता है, ठीक है। तो भाई मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक बच्चा बोलता है कूलाम, ठीक है। आवेश का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट्स?
आवेश का मात्रक होता है हमारा कूलाम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं और देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों हमारा अगला प्रश्न क्या है और कितना ज्यादा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भाई देखो अगला प्रश्न भी हमारा 3 साल आया है, 2018 में पूछा गया था, 2015 में और 2012 में। ठीक है, क्या प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र रेखा को परिभाषित कीजिए या तो विद्युत बल रेखा को परिभाषित कीजिए। भाई 2 प्रकार से प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, तो भाई देखो थ्योरी वाले प्रश्न तो आप लोगों को लिखना तो पड़ेगा ही, हाथ पैर तो चलाना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक रेखा होता है। क्या होता है, एक काल्पनिक रेखा होती है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बदलती है। ठीक है, बदलता है लिखा है इसमें, तो बदलती है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा आप लोगों को आराम से ऐसे ही दे देनी है कि किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है वह एक काल्पनिक रेखा होती है जिसके कारण या जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बदलती है। ठीक है, तो भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए और अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है भाई, 2 नंबर वाले प्रश्न यानी 4 नंबर आप लोगों के एकदम कंप्लीट हो गए हैं इस वीडियो से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई, काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है भाई 2 विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ठीक है, यानी 2 विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती। भाई 3 नंबर का सवाल है। कितने नंबर का विद्यार्थियों, ये 3 नंबर का सवाल है। क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स अगर कोई भी सवाल कारण वाला दे देता है, भाई इसका कारण कह रहा ना 2 विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों प्रतिच्छेदित करती हैं, तो भाई कारण वाला प्रश्न सवाल है, इसको कारण देके आप लोगों को हल करना पड़ेगा। तो ये बच्चों जो कारण वाले सवाल होते हैं वो सभी 3 नंबर के होते हैं। ठीक है, सभी कितने नंबर के होते हैं स्टूडेंट्स, 3 नंबर के होते हैं। बच्चा बोलेगा कि 3 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो देखो ये कह क्या रहा है, पहले इसको बच्चों समझते हैं, पढ़ते हैं यार कि भाई 2 विद्युत क्षेत्र रेखा है वह एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती है। भाई आप लोगों को कारण दे देना है। देखो 2019, 17, 10 में पूछा गया है, भाई 2025 में टपक जाए, है ना, 2025 में नए पेपर टपक जाए, क्वेश्चन टपक जाए। तो देखो अगर 2 विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर 2 स्पर्श प्रतिच्छेदित करेंगी तो उस बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। और हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। इस प्रकार उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशा होंगी जो भौतिक रूप से संभव नहीं है। इसलिए स्टूडेंट्स विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। ठीक है, प्रतिच्छेदित नहीं करती है। यानी प्यारे स्टूडेंट्स अगर भाई दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर 2 स्पर्श से प्रतिच्छेदित करेंगी तो बच्चों क्या होगा, उस बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकेंगी। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। इस प्रकार उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशा होंगी जो भौतिक रूप से संभव बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसलिए विद्यार्थियों विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदित क्या होता है विद्यार्थियों, नहीं करती हैं। बस आसान शब्दों में आप लोगों को इसको कर देना है, ज्यादा नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मात्र आप लोग 2-3 बार पढ़ेंगे भाई याद हो जाएगा। आसान भाषा में लिख के लाया हूं यार, आसान भाषा में लिख के लाया हूं कि बच्चा जिसको कुछ नहीं पता, जो भी नया बच्चा है वो भी स्टूडेंट्स सीख सके एनसीईआरटी वाले भैया से। ठीक है, तो भाई मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपनी पढ़ाई को भैया 2 गुनी कर दो। ठीक है, अपनी पढ़ाई को 2 गुनी कर दो, 2 गुनी नहीं तो 3 गुनी कर दो। जितना गुनी मन में आए उतना गुनी कर दो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब कुछ बंद कर दो। अब बस अपने आप को त्याग दो। ठीक है, बस मैं यही चाहता हूं कि आप लोग अपने आप को त्याग दें और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकें। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा विद्यार्थियों कह रहा है आवेश के गुणों को लिखिए। कभी कभी स्टूडेंट्स ये वाला प्रश्न आ जाता है। ठीक है, देखो पूछा भी गया है 2008, 2009 और 2012 में पूछा गया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आवेश के गुणों को हम लोगों को लिख देना है। शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता भी हो, बाकी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं पता होगी। तो आप लोगों को पहले क्या करना भाई, हेडिंग डाल जरूर लिखना है। ठीक है, हेडिंग भाई जरूर डालना। अगर आप लोग हेडिंग डाल देते हैं तो एग्जामिनर सोचता है नहीं बच्चे ने अच्छे तरीके से तैयारी की है, भाई उसको कॉपी लिखने का तरीका मालूम है। ठीक है, तो आवेश के गुण आप लोगों को डाल देना है
हेडिंग, ठीक है। क्या डालना है? आवेश के गुण। इसके बाद लिखना है आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। क्या होते हैं भाई? आवेश जो होते हैं धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होती हैं, सब लोगों को पता है। आवेश एक अदिश राशि है भाई, सदिश राशि बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आवेश क्या है? आवेश एक अदिश राशि है, ठीक है। आवेश क्या है? एक अदिश राशि है भाई, सबको पता होना चाहिए कि आवेश क्या है? एक अदिश राशि है, ठीक है। आवेश संरक्षी होते हैं भाई। आवेश क्या होते हैं? आवेश संरक्षी होते हैं, ठीक है। आवेश क्या होते हैं? आवेश संरक्षी होते हैं। आवेश एक परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश एक परिमाण वेग पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं करता है। तो यही है आवेश के गुण जो आपको दिलाएंगे 2 अंक, ठीक है भाई। 2 अंक बहुत महत्वपूर्ण होता है। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, ठीक है। तो भाई अगर बूंद बूंद आपके नंबर आएंगे तो एक दिन अवश्य घड़ा बढ़ जाएगा और आपका 70 में से 70 नंबर आ जाएगा। यानी अगर कुल मिला के बात करें पूरे की, यानी कक्षा 12 में भाई जब आप थोड़े होंगे, इसका जो रिजल्ट जब निकलेगा तो आपसे लोग पूछेंगे भैया कितना परसेंटेज बना। आपके रिश्तेदार के लोग होंगे भाई, वो खा जाएंगे भाई कितना बनाया, बहुत पढ़ता था ना कितना बनाया, या कहेंगे अगर बहुत खेलता था ना कितना बनाया, बता क्या किया पढ़ाई में। आपके पापा बोलेंगे क्या किया पढ़ाई में, मम्मी बोलेंगे क्या किया पढ़ाई में। तो बस आप लोगों को तुरंत बता देना है कि अरे 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 पापा जी लीजिए रिजल्ट आ गया कितना बना। अरे बाबा, यानी कि अगर आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े तो बता देना 85% आया है। कितना परसेंट? 85% आया है। इतना अगर आप लोगों ने बता दिया तो भाई उनका गदगद हो जाएगा सीना, ठीक है। बिल्कुल सीना फूल जाएगा कि मेरा बच्चा साल भर पढ़ाई भी नहीं किया और ये पता नहीं कैसी ट्रिक लगाया, कौन किस टीचर ने इसको ऐसी ट्रिक बता दिया कि ये जो है सू से, ठीक है। तुरंत ये बताओ 85% ले आया, ये कैसे लाया? इसने साल भर मेहनत नहीं की, 1 महीना पढ़ के कैसे ला सकता है 85%? इसलिए मैं कहता हूं भाई 1 महीने के लिए गायब हो जाओ, 1 महीने के लिए गायब हो जाओ। 1 महीना ही बचा हुआ है, कुल मिला के भाई 1 महीना से भी कम बचा हुआ है, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूं कि आप लोग एकदम गायब हो जाएं, अपने रूम के दरवाजों को बंद कर लें, ठीक है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न को देखते हैं। भाई समझा रहा हूं यार, इस कान से सुन के उस कान से उड़ा मत देना यार, ठीक है भाई। आवेश का क्वांटीकरण क्या है? ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण क्या है? तो देखो 2018, 2015, 2012 में ही क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन का पूर्णांकी गुणज होता है, इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है, ठीक है। क्वांटीकरण क्या होता है भाई? आवेश का जो परिमाण होता है इलेक्ट्रॉन का पूर्णांकी गुणज होता है, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं? यानी इलेक्ट्रॉन का यानी ई का, ठीक है, पूर्णांकी गुणज होता है, तो इसे क्या जाता है? आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। क्यू बराबर एन ई, भाई सब लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा सा अगर आप पढ़ें तो भाई क्यू बराबर एन ई जरूर पढ़े होंगे और इसका क्वेश्चन भी आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। भाई क्वेश्चन तो आज की इस वीडियो पे हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो जो हमारी है वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे है, ठीक है। थ्योरी पे जो आपके प्रश्न आते हैं थ्योरी के लिए ही हमारी वीडियो बनाई गई है। तो क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई आप लोग लिख देंगे भाई, ये सूत्र जरूर लिख देना यार। अगर सूत्र भाई अगर थ्योरी वाला सवाल है, अगर आप लोगों ने सूत्र लिख दिया, भले ही सूत्र का जो नहीं आया है लिखने के लिए, लेकिन अगर आप लोगों ने विद्यार्थियों सूत्र लिख दिया तो स्टूडेंट्स, टीचर यही समझता है कि बच्चे ने साल भर तैयारी की है, ठीक है। बच्चे ने क्या किया? साल भर तैयारी की। मतलब हम तैयारी करें अथवा ना करें, पर हम टीचर को ये बता दे कि सर जी हमने साल भर तैयारी की है, ठीक है। टीचर को अगर ऐसा लग गया कि हम लोगों ने साल भर तैयारी की है तो टीचर भाई बहुत अच्छे से आप लोगों की कॉपी चेक करेगा और बहुत अच्छे आप लोगों को नंबर भी देगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिख देना जहाँ n बराबर 1 2 3 4 5 ऐसे डाइजेस्ट कर देना तो एग्जामिनर समझ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर विद्यार्थियों प्रस्थान करते हैं, यानी अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, चल नहीं रहा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कूलाम का नियम लिखो, ठीक है। क्या है प्रश्न? कूलाम का नियम लिखो भाई, कूलाम का नियम लिखो, कूलाम का नियम लिखो। कूलाम का नियम सब लोगों ने पढ़ा है, कमेंट करो जिसने कूलाम का नियम पढ़ा है और जिसको कूलाम का नियम अच्छे तरीके से आज भी याद है। भाई अगर आप लोगों ने थोड़ा सा शुरुआती दौर पर स्कूल गए होंगे तो भाई कूलाम का नियम जरूर पढ़ा होगा भाई कूलाम का नियम तैयार कर लो यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों ने कूलाम का नियम गड़बड़ किया तो बस एग्जामिनर यही समझ जाएगा, अरे यार इसको कूलाम का नियम ही नहीं पता है तो ये पढ़ाई कहाँ होगा भैया, ऐसे ही आ गया है।
समझ रहे हो ना। तो कूलाम का नियम आप लोगों को भाई जरूर तैयार कर लेना, ठीक है, 100% आप लोगों को तैयार कर लेना। और कूलाम का नियम का मैं आज की वीडियो पे डेरिवेशन नहीं बताने वाला हूं, बस आप लोगों को कूलाम का नियम बताऊंगा और क्या करूंगा भाई, कूलाम का नियम का डेरिवेशन मैंने पहले बता चुका है, ठीक है। आप चाहें तो इस चैनल पे जाके आप लोग कूलाम का नियम देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो कूलाम का नियम पढ़ते हैं क्या है। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है कूलाम का नियम, 3-4 बार पढ़ लीजिए। यानी कि जो दो आवेशों के बीच जो लगने वाला आकर्षण अथवा यानी कि दो आवेशों के बीच कोई ना कोई बल लगेगा, या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो भाई जो दो आवेशों के बीच जो लगेगा बल, आकर्षण लगे या तो प्रतिकर्षण बल लगे, तो क्या होता है दोनों आवेश को गुणनफल कर दें, दोनों आवेशों को जोड़ दें। यानी कोई दो आवेश है Q1 Q2, इनको हम जोड़ दें तो बल के क्या होगा, समानुपाती होगा, ठीक है, बल के समानुपाती होगा। और दोनों आवेशों के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी r स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी 1/r²। यानी कि यहां पे निकल के आएगा सूत्र हमारा F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r² या r², ठीक है। F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r², ठीक है। तो भाई आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से आ गए होगा और आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से रट भी लिया होगा। आई होप, मैं आशा यही करता हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने ये सवाल को अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोग फेयर बना रहे हैं उस पर जरूर से जरूर मेंशन कर लिया होगा, जरूर इसको लिख लिया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न भाई पिछले ही साल ये प्रश्न आया है, ठीक है, पिछले ही साल प्रश्न आया 2024 में। देखो उसके पहले 2018, 14, 11 में आए, लेकिन पिछले ही साल ये प्रश्न आया है। तो भाई प्रश्न तो भाई है खैर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको पढ़ो। देखो आवेश का आयतन घनत्व डेल, ठीक है, इसको डेल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसको डेल पढ़ते हैं। डेल को परिभाषित कीजिए, मतलब कि आवेश का आयतन घनत्व क्या है। तो भाई इसकी परिभाषा आप लोगों को लिख देनी है। पिछले साल प्रश्न आया है, शायद इस बार में टपक जाए, है ना भाई, आ सकता है ना। प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है, ठीक है। प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है। इसे विद्यार्थियों डेल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे डेल से प्रदर्शित करते हैं, यानी डेल बराबर Q/V, ठीक है, डेल बराबर Q/V, जहाँ पे V जो स्टूडेंट्स है वो आयतन है, ठीक है। V क्या है, V हमारा आयतन है। तो ये वाला भाई आप लोग तैयार जरूर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी करते चलिए। अगर मैं तो कहता हूँ स्क्रीनशॉट आप लोग मत करिए यार, स्क्रीनशॉट मत करिए, आप लोग लिखते चलिए साथ में, ठीक है, साथ ही साथ आप लोग लिखते चलिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं भाई उसी तरह है। ये क्या था, आवेश का आयतन घनत्व था, ये आवेश का पृष्ठीय घनत्व आ गया, ठीक है। तो कह रहा प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, जैसे ये आ गया, शायद इस बार 24 में आया है, शायद ये बार 25 ना पूछ ले। एग्जामिनर यही तो करता है भाई, घुमा फिरा के उसी चैप्टर के क्वेश्चन को देता रहता है ना। तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि आप लोग हर चीज़ पढ़िए, ठीक है, जितना भी समय है। ये मत समझिए भाई बहुत समय कम बचा हुआ, मैं कैसे तैयारी करूंगा, मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, तो ये सब मत सोचिए यार। जितना समय बचा है उसको ही मान के चलिए, मुझको इसमें ही कुछ करना है, ठीक है। जितना समय बचा है उतने में ही आप लोग समझिए कि भाई मुझको इतने में ही कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ धरना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा को परिभाषित कीजिए, ठीक है, इसको सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको सिग्मा बोलते हैं। भाई आप लोग पढ़ लीजिए इसको, ये भी भाई 3 साल पूछा गया है, 11, 15, 17 में पूछा गया है, ठीक है। तो देखो प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है, ठीक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, किससे, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और स्टूडेंट्स जो आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है सिग्मा बराबर Q/A होता है, ठीक है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर Q/A, जहाँ पे बच्चों A जो हमारा है वो क्षेत्रफल है, यहाँ पे जो हमारा V था स्टूडेंट्स वो आयतन था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे A है वो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको भी मेंशन कर लीजिए, लिखते चलिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। भाई अगला प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2017, 16, 12 में आ चुका है। विद्युत क्षेत्र क्या है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र क्या है, नाम तो सुना ही होगा, सुना है कि नहीं भाई, विद्युत क्षेत्र नाम सुना है ना भाई, हाँ सुना है भाई, सुना है।
किसी आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई दूसरा आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी मैं अगर अपने शब्दों में आप लोगों को बताऊं, जो विद्युत क्षेत्र होता है वो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई बल अनुभव करता है, यानी जहां तक कोई आकर्षण, तो भाई आवेश है या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा। तो अगर प्लस प्लस में आएगा तो भाई क्या होगा, प्रतिकर्षित करेगा, और माइनस माइनस प्लस माइनस में आएगा तो आकर्षण करेगा। तो बस वही है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक जो आवेश होता है प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण बल का अनुभव करता है उसी क्षेत्र को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। वही क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, वही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इसको भी आप लोग इसी साथ कर लीजिए, या तो स्टूडेंट्स आप लोग लिखते चलिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न कह के आ रहा है। अगला प्रश्न भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। और हाँ, मैं आप लोगों को ये बता दूं स्टूडेंट्स कि यदि आप लोग भाई तैयारी कर रहे हैं और आपके जो दोस्त लोग हैं वो अगर भाई तैयारी नहीं किए हैं तो यार उनको भी वीडियो शेयर कर दिया करो भाई, उनकी भी हेल्प कर दिया करो, उनको भी बता दिया करो कि भाई पढ़ लो यार, उनको भी आप लोग मोटिवेट किया करो। रील वील ना भेजा करो उल्टा सीधा की, समझ गया कि नहीं। हाँ, अब रील वील भेजने का समय नहीं है, बस भाई 2 महीने और मेहनत कर लो आप लोग, 2 महीने के बाद खूब रील भेजना, सब कुछ करना। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं भाई इंटर के बाद हालत खराब हो जाती है। बाकी आप लोग ये मत सोचिए, रील वील भेजना बंद कीजिए, पढ़ाई पे फोकस करिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कई बार आ चुका, तभी मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा है। कई सेटों में मैं देखा हूँ, तभी मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए एकांक आवेश या परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल होता है। ठीक है, यानी जो विद्युत क्षेत्र होता है वो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए एकांक आवेश या तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे स्टूडेंट्स कैसे, ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो क्या कहते हैं, क्या इसका जो सूत्र होता है E बराबर F/Q0 होता है, जिसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो आप लोग मात्रक भी भाई याद करते हुए आप लोग चलेंगे। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इसकी परिभाषा भी आप लोगों ने रट ली होगी और आप लोगों ने बिल्कुल से बिल्कुल तैयार कर ली होगी। ठीक है, अगले प्रश्न को स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्युत विभव। बच्चा जानता है विद्युत विभव, बच्चे ने नाम सुना है विद्युत विभव का। ठीक है, तो विद्युत विभव को परिभाषित किया 2017, 2015, 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ये कह रहा विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। भाई आप लोग अनंत से, यानी जो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, कोई विद्युत क्षेत्र का कोई बिंदु है उसको एकांक धन आवेश को, यानी कोई एक आवेश उसको अनंत से, ठीक है, हमको पता नहीं भाई ब्रह्मांड के आगे से, हमको नहीं पता, अनंत दूरी से उस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को कहते हैं स्टूडेंट्स विद्युत विभव। क्या कहते हैं, विद्युत विभव। तो आप लोग विद्युत विभव की बिल्कुल भी आसान परिभाषा है यार, इसको तैयार करना 2-3 बार पढ़ लेना, याद हो जाएगी। इसके जो एसआई मात्रक होता है वो जूल प्रति कूलाम होता है। क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है, या तो स्टूडेंट्स इसी को वोल्ट कहते हैं। ठीक है, या तो इसी को वोल्ट कहते हैं, यानी V बराबर W/Q0, V बराबर W/Q0 बोलते जाओ यार। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, विद्युत फ्लक्स जानते हो ना, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है भाई, एनर्जी ना डाउन करो यार, साथ में चलते रहो यार, देखते रहो, पढ़ते रहो, लिखते रहो। विद्युत क्षेत्र में किसी तल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा उस तल का विद्युत फ्लक्स कहलाता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र में किसी तल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। या तो अगर आप लोग गणितीय, यानी कि गणितीय रूप में या तो भौतिकी रूप में अगर आप इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र, या तो इतना लिख दो काम चल जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग इसको नहीं लिखना चाहते तो भाई इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्र सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है फाई बराबर E वेक्टर इंटू ए वेक्टर। ठीक है, E वेक्टर इंटू ए वेक्टर, इतना आप लोग लिख देना, काम आप लोग का हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर स्टूडेंट चलते हैं।
गास का प्रमेय, गास का नियम। कौन कहता है कि गास का प्रमेय बहुत आसान होता है भाई, वो सॉरी बहुत ही कम इंपॉर्टेंट होता है? कौन कहता है, कौन ऐसा बंदा है जो कहता है कि गास का जो प्रमेय होता है वो काफ़ी ज़्यादा भाई आसान, वो सॉरी काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है, इसको हल्के में ले लो। तो इसको हल्के में नहीं लेना स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको हल्के में नहीं लेना। गास का जो प्रमेय है वो कई बार आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2018, 15, 12 में तो लिखा है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, हर बार की बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है, ठीक है। तो देखो गास का जो प्रमेय है उसको देखो, सब पहले समझो, 3-4 बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा, आसान है। विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान तल के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, गास का नियम अथवा प्रमेय कहलाता है, ठीक है। यानी विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान तल के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, गास का नियम अथवा प्रमेय कहलाता है। इसको बच्चों, इसका जो सूत्र होता है वो होता है 5 = Q × 1/ε0। यानी कि भाई कोई क्या है, कोई तल है, यहाँ पे कोई आवेश है, ठीक है, कोई आवेश है, तो जो इस आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है, 1/ε0 गुना होता है, यानी फाई बराबर Q × 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को गास का नियम या गास का प्रमेय भी समझ में स्टूडेंट्स आ गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलें, मन है आपका अगले प्रश्न की ओर? नहीं है मन नहीं सॉरी नहीं है मन आपका है, मन तो है आपका भाई, बोल चाहे नहीं रहे आप, ठीक है। तो देखो चालक की धारिता या चालक की विद्युत धारिता क्या है? 2010, 2011, 2012, 2014 में आया है, ठीक है, कई बार प्रश्न आ चुका है। चालक की धारिता या चालक की विद्युत धारिता क्या है? जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक के सतह पर विभव का मान बढ़ता है। चालक के सतह पर विभव में हुआ वृद्धि चालक को दिए गए आवेश के समानुपाती होता है, ठीक है। इसे ही चालक की धारिता या चालक की क्या विद्युत धारिता कहा जाता है, ठीक है। यह धारिता का एसआई मात्रक C/V यानी कि कूलाम प्रति वोल्ट होता है, जिसे फैरड का भी कहा जाता है, ठीक है, जिसे फैरड भी हम लोग कहते हैं। तो समझ में आया चालक की धारिता क्या है? जब किसी चालक को क्या आवेश दिया जाता है तो चालक की सतह पर विभव का मान विद्यार्थियों बढ़ जाता है, ठीक है। तो चालक की सतह पर जब विभव का मान बढ़ जाएगा तो विभव में वृद्धि चालक को दिए गए आवेश को समानुपाती हो जाता है। तो इसे ही विद्यार्थियों क्या कहते हैं? चालक की धारिता या विद्युत धारिता के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है भाई। इसका मात्रक जरूर याद रखना, कूलाम प्रति वोल्ट होता है और इसको फैराड भी कहते हैं, ठीक है। चालक की धारिता का मात्रक क्या है? फैराडे भी कहते हैं या फैराड भी कहते हैं। तो देखो भाई ओम का नियम, ठीक है, क्या है ओम का नियम? ओम का नियम कितना इंपॉर्टेंट है ये आप लोग खुद जानते होंगे कि भाई ओम का नियम जो है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। ओम का नियम भाई काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मैंने लिखा, लेकिन आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लिख के अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट की फेयर में आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना ओम का नियम। इसको पढ़ो। किसी नियत ताप पर चालक के सिरों के बीच का विभवांतर चालक से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसे ही हम लोग ओम के नियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? ओम का नियम के नाम से जाना जाता है, या तो यही ओम का नियम होता है। यानी कि जो धारा होता है वो V समानुपाती I होता है, और विद्यार्थियों यहाँ पे R क्या हो जाता है? नियतांक हो जाता है, ठीक है। R क्या हो जाता है? नियतांक हो जाता है, तो V बराबर IR हो जाता है। तो जहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है, ठीक है, जिसे चालक का प्रतिरोध भी कहा जाता है। यानी किसी नियत ताप पर चालक के सिरों के बीच का विभवांतर चालक से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसे ही हम लोग ओम के नियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी V समानुपाती I, V बराबर IR, V बराबर IR भाई कक्षा 10 में आप लोगों ने अच्छे तरीके से पेल के पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखो ओम का नियम भाई क्योंकि कक्षा 10 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। अब देखो इसको देखते हैं। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और विद्युत वाहक बल क्या कह रहा है? विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को परिभाषित कीजिए। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भाई पूछ चुका है। सेल के अंदर एकांक धनावेश को निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल
ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उससे ही उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं भाई? जो सेल के अंदर एकांक धनावेश को निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने में जितना बच्चों हमको कार्य करना पड़ता है, जितना काम करना पड़ता है, उसे ही उस सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में ईएमएफ कहते हैं। आप लोग इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। तो भाई जो विद्युत वाहक बल है आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको पढ़ लिया होगा। अगर भाई पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो बहुत उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि आप भाई महान धुरंधर निकलेंगे, आप गुंडाइती पे सवार होंगे, नेता निकलेंगे। अबे पढ़ लो यार, पढ़ लो, नेता वेतागिरी के चक्कर में ना पढ़ो, ठीक है ना। अभी पढ़ने की उम्र है तो पढ़ लो, जब नेतागिरी करने की उम्र है तो नेतागिरी भी कर लेना, लेकिन अभी तो कम से कम पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि भाई अगर भाई नेता क्या रहता है, अनपढ़ रहता है, तो भाई आपको अनपढ़ नहीं बनना, आपको पढ़े लिखे नेता बनना है। समाज का जो हमारे सुधार करना है, ठीक है ना। अच्छा, कितने लोग नेतागिरी करने वाले हैं भाई? पढ़ने वाले हैं कि नेतागिरी करने वाले? बहुत लोग होंगे यार, बहुत लोग होंगे जिनको कह रहे यार साला कहाँ से ले लिए यार साइंस साइड, हमको तो नेतागिरी करना था, हमको तो बीए लेना चाहिए, साइंस साइड कहाँ से ले लिया? कितने लोग होंगे भाई? जो आप वीडियो देख रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कितने लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो शायद हो सके ये वीडियो कितने नेता लोग देख रहे हों भाई, अपने मोहल्ले के क्षेत्र के भाई सम्मानित नेताजी को प्रणाम करता हूँ, मैं सादर प्रणाम करता हूँ, ठीक है। तो नेताजी आपसे निवेदन है कि आप लोग भाई, आप लोग नहीं, नेताजी मतलब जितने भी नेताओं हैं, मैं सभी नेताओं से निवेदन करता हूं कि नेताजी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पढ़ाई नेताजी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पढ़ाई ही आपको नेता बना सकती है, ठीक है नेताजी, ठीक है ठीक है ठीक। और जो इंस्टाग्राम वाले कौन से गुंडे हैं, ठीक, गुंडा वाला जो स्टेटस डालते हैं, तो उसको बंद कर दो यार। मैं सबके स्टूडेंट्स को देखता हूँ, जितने जितने लोग तुम देखते हो, ये सब व्यूवर के सब मेरे आईडी, जितने भी लोग इंस्टाग्राम आईडी चलाते हैं, सब मेरे चढ़ जाती है, ठीक है। सभी की मैं स्टोरी देखता हूँ कि कौन कौन क्या करता है, कौन पढ़ाई करता है, कौन क्या करता है। तो सब लोग सब कुछ देखना बंद कर दीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। किरचॉफ के नियम को लिखें। तो भाई किरचॉफ का नियम वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, किरचॉफ का नियम, ठीक है। तो बच्चों किरचॉफ का नियम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और किरचॉफ का नियम इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं आप लोगों से क्या बताऊं, किरचॉफ के नियम के बिना फिजिक्स अधूरी है, ठीक है। यानी किरचॉफ बाबा, जो हमारे किरचॉफ बाबा हैं, उनके बिना फिजिक्स हमारी अधूरी है। तो किरचॉफ का नियम आप लोगों को जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। और किरचॉफ बाबा ने हमें 2 नियम दे गए थे। कितने नियम दे गए थे स्टूडेंट्स? किरचॉफ बाबा हमें 2 नियम दे गए थे, ठीक है। किरचॉफ ने हमें क्या, कितने नियम दिए थे स्टूडेंट्स? 2 नियम हमको दिए थे, ठीक है। पहला नियम क्या है? दोनों नियम लिख के लाया हूं यार, 3 नंबर का प्रश्न है। किसी भी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजीय योग 0 होता है। इसे यानी समेशन i बराबर 0 होता है। इसे बिंदु की तरफ आने वाली धारा को धनात्मक तथा बिंदु से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक ली जाती है, ठीक है। यानी कि किसी भी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का जो योग होता है वो स्टूडेंट्स 0 होता है। अब बिंदु की तरफ आने वाली धारा को धनात्मक तथा बिंदु से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगला जो हमारा दूसरा नियम, ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम कह रहा है प्रतिरोध तथा सेल में सम्मिलित बंद विद्युत परिपथ में सभी विभवांतर का बीजीय योग, ठीक, सभी विभवांतर का बीजीय योग 0 होता है। इसे ही हम किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं तथा इसे किरचॉफ का वोल्टेज नियम भी कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? इसे किरचॉफ का वोल्टेज नियम भी हम लोग कहते हैं। यानी प्रतिरोध तथा सेलों के सम्मिलित बंद विद्युत परिपथ में सभी विभवांतर का बीजीय योग 0 होता है। इसे ही हम किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं तथा किरचॉफ का वोल्टेज नियम भी कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों ने इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा और आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, ऐसी आशा तो मैं करता ही हूँ आपसे, ठीक है। ऐसी आशा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ भाई, आप लोग कमेंट में बताइए कि सर जी हाँ आप ऐसी आशा कर सकते हैं कि हम लोग पढ़ने में अच्छे हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं भाई क्या है। वाटहीन धारा। एक बच्चे ने कमेंट किया था सर जी वाटहीन धारा क्या है। अबे यार वाटहीन धारा तुमने कमेंट कर दिया, हमने क्वेश्चन पे ले आए, हम क्वेश्चन पे ले आए। जो कमेंट करोगे वो हम क्वेश्चन पे ले आएंगे। और मैं आप लोग को बता दूं भाई, एक सुहाना वर्मा नाम की लड़की है, वो स्टूडेंट्स बहुत पढ़ने में तेज है, ठीक है। वो बहुत अच्छा पढ़ती है, ठीक है। वो कमेंट भी हर वीडियो पे करती है, सर जी ये नहीं, ये वीडियो पढ़ाइए, सर जी ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करिए। बहुत अच्छी लड़की है भाई, बहुत पढ़ाई करती है वो, ठीक।
इट्स प्रिया नाम की लड़की है भाई, कमेंट किया करती है, वो भी बहुत अच्छी लड़की है और बहुत पढ़ाई करती है, पढ़ाई पे हरदम ध्यान देती है और पढ़ाई को सीरियसली उन्होंने ले रखा है। एक मेवाज नाम का कोई है भाई, बालक है, पता नहीं बालक है कि बालिका है भाई, वो क्या कहते हैं मेवाज, MEVAZZ ऐसे कुछ नाम से उसका जो आईडी नहीं होती है यूट्यूब की, वो आईडी है, ठीक है। तो वो लोग भी पढ़ने पे भाई बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो भाई किसका किसका मैंने नाम लिया, सुहाना वर्मा का नाम लिया और इट्स प्रिया, जैस पता नहीं मुझे याद नहीं है, इट्स प्रिया और सुहाना वर्मा, इट्स प्रिया और मेवाज, ये भाई 3 स्टूडेंट्स बहुत पढ़ाई करते हैं भाई। मैं आपको बता देता हूँ यही फोड़ देंगे 90%, ठीक है, यही तीनों 90% फोड़ देंगे, इन्हीं से मुझे उम्मीद है, बाकी तो सब धिक्कारे हैं, ठीक है। वाटहीन धारा क्या है, ऐसी धारा जिसके कारण प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में शक्ति व्यय का मान शून्य होता है, ठीक है, परिपथ में शक्ति व्यय का मान शून्य होता है, वाटहीन धारा कहलाती है। तो बस वाटहीन धारा इतना ही था, ठीक है, इतना सही था। तो बस ये 1 नंबर आपको दिला के, 1 नंबर या 2 नंबर आपको लोगों को दिला के जाएगा, ठीक है। तो भाई आज के वीडियो पे इतना ही करते हैं और अगली वीडियो पे भाई कुछ रखते हैं, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि आप लोग सब घोल के पी जाएंगे भाई, लिखेंगे पढ़ेंगे याद करेंगे रटेंगे, तभी तो जाके ना याद होगा, है ना, तभी तो याद होगा। तो ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को पूरी देखने के लिए। और स्टूडेंट्स आप लोग जो क्या कहते हैं, जो ये सवाल हैं, आई होप आप लोग ये क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेंगे। शायद बहुत बच्चे को ये क्वेश्चन तैयार भी हों तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बाकी जितने भी नालायक देख रहे हैं भाई, इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे अच्छे नंबर को दिलाने में, ठीक है भाई। आई होप आप लोगों को वीडियो भाई बहुत पसंद आई होगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं किसी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ भाई, आप लोगों को जिस तरह की वीडियो चाहिए है भाई, आप कमेंट करो यार, कमेंट करो भाई, वैसी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय।